अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज बच्चों की सेहत के हवाले से मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग मीन्स के बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। उस हवाले से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो आज की जो टॉक है वो इस इशू से रिलेटेड है। 3 से 5 साल की उम्र के दरमियान अमूमन बच्चे कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है कि वो यूरिन का उनको वो बताने लग जाते हैं या उनको अवेयरनेस होती है और वो खुद उठ के टॉयलेट जाते हैं, यूरिन करते हैं। कुछ बच्चों में ये अवेयरनेस 5 साल की उम्र के बाद भी नींद में ख़ास तौर पर नहीं आती। यानी समझ लें 5 साल के बाद कुछ बच्चे नींद के दौरान यूरिन कर देते हैं, यानी इनकॉन्टिनेंट रहते हैं नींद के दौरान। इसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस और सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस। प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस का मतलब ये है कि बच्चा अपनी कॉन्टिनेंट वाली एज में भी, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 5 साल की उम्र के दरमियान अमूमन काफ़ी सारे बच्चे कॉन्टिनेंट हो जाते हैं, यानी वो बताना शुरू करते हैं या वो उठ के यूरिन करते हैं। तो इसमें यह है कि बच्चा अपनी किसी भी एज के किसी भी टाइम में कॉन्टिनेंट नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस। और सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस ये है कि बच्चा कुछ टाइम के लिए, यानी 4 साल 5 साल की उम्र पे कॉन्टिनेंट हो गया, यानी वो यूरिन का बताता था या उठ के यूरिन करता था, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा यानी 6 महीने साल तक वो कॉन्टिनेंट रहा और फिर इनकॉन्टिनेंट हो गया, यानी फिर दोबारा ऐसे हुआ कि वो नींद में बिस्तर गीला कर देता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस। तो याद रखें, जो प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस है ये अमूमन इसकी कोई कॉज नहीं होती, या यूँ समझें थोड़ा बहुत इसमें जेनेटिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि पेरेंट्स में से मैटरनल या पैटर्नल, यानी माँ और बाप जब बचपन में छोटे थे तो वो भी हो सकता है अपनी चाइल्डहुड एज में बेड वेटिंग करते हों। अगर एक हिस्ट्री हो पैटर्नल साइड की तो 44% चांस, और अगर पैटर्नल और मैटरनल माँ और बाप दोनों में ये हिस्ट्री थी तो फिर 70% 75% चांसेस हैं कि बच्चे में भी ये इशू आ सकता है। प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस में इसके अलावा कोई अंडरलाइंग रीज़न या कॉज या वजह नहीं होती। जबकि जो सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस है, सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस का मतलब ये है कि बच्चा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा कुछ अरसे के लिए कॉन्टिनेंट रहा, 6 महीने तक कॉन्टिनेंट रहा मिनिमम। कॉन्टिनेंट का मतलब वो उठ के यूरिन करता था या उसको यूरिन की या पेशाब आने की अवेयरनेस हो जाती थी और वो बताता था, लेकिन उसके बाद फिर वो बेड वेटिंग पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस। तो सेकेंडरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस में कोई ना कोई रीज़न होती है और उस रीज़न को एवेलुएट कराना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कोई स्पाइन इंजरी हो सकता है बच्चा दिमागी तौर पर या जहनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो सकता है कि बच्चे में डायबिटीज़, शुगर या डायबिटीज़ इंसिपिडस हम कहते हैं, या छोटे पेशाब का या मसाने का इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एवेलुएट करना ज़रूरी होती है। इसके लिए डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास आते हैं और उसने उसके अकॉर्डिंगली एवेलुएशन करनी है। मेरा मेन फोकस इसमें प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस पे होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स की काउंसलिंग या रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस का मैंने जैसे आपको बताया, ये इसमें जेनेटिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, अदरवाइज़ इसमें कोई जो अंडरलाइंग रीज़न है वो नहीं होती, कोई कॉज और कोई डिज़ीज़ से रिलेटेड कॉज नहीं होता। प्राइमरी नॉकटर्नल एंजुरेसिस में कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो उसके बाद काफ़ी बेहतरी आती है बच्चे में। मिसाल के तौर पर पहली चीज़ है बिहेवियरल थेरेपी। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बच्चे को इसमें स्ट्रेस नहीं देना, यानी अगर एक बच्चा बेड वेटिंग करता है तो सुबह उठ के उसको डांट डपट नहीं करनी, क्योंकि जितना आप डांट डपट करेंगे ये स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना जो है वो बच्चा बेड वेटिंग ज़्यादा करेगा। फिर है कि इसमें आप रिवॉर्डिंग एटीट्यूड दें। रिवॉर्डिंग एटीट्यूड ये होता है कि अगर एक बच्चा जिसने रात में बेड वेटिंग नहीं की, आप उसको सुबह अप्रिशिएट करें, कोई रिवॉर्ड दें, कोई प्राइज़ दें, कोई इनाम दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे का ये जो स्ट्रेस है उसको कम करेंगी
और डेफिनेटली उससे बेड वेटिंग का इशू कम होगा। फिर इसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मिसाल के तौर पर कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो दिन में वाटर इनटेक सही करे, अच्छा रखे। मिसाल के तौर पर स्कूल गया है तो स्कूल में भी पानी पिए, क्योंकि उसको वो जाग रहा है। दिन में वो दिन भर की जो एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी, तो उसमें वाटर इनटेक का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन शाम के बाद या मगरिब के बाद कोशिश करें उनको लिक्विड इनटेक यानी पीने वाली चीज़ें जो है ना, मिसाल के तौर पर चाय है, डेफिनेटली चाय वैसे भी नहीं देनी चाहिए, या मिल्क है या पानी है, उसकी मिकदार कम कर दें। और ख़ास तौर पर सोने से 1 से 2 घंटे पहले लिक्विड इनटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर यह है कि सोते वक्त कोशिश करें कि उनका जो स्लीप टाइम है वो फिक्स रखें, और उसमें वो सोने से पहले एक बार ज़रूर वॉशरूम हो ले, और फिर मिडनाइट पे भी उठा के एक दफ़ा उनको वॉशरूम कराएं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं। ये जो मेडिकेशंस है ये अमूमन हम 8-10 साल से की उम्र से बड़े बच्चों में शुरू करते हैं। 10 साल से नीचे वाले बच्चों में अमूमन हम ये मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन इन मेडिकेशन से भी इफ़ेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये डिपेंड करता है। एनी हाउ, प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस में हर साल फ्रीक्वेंसी वाइज बच्चों में ये इशू कम होता जाता है, और 15 to 17 ईयर के दरमियान तकरीबन सब बच्चों में नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस प्राइमरी बेड वेटिंग जो है वो सेटल हो जाती है। इसमें इसके अलावा जो कुछ अलार्म या कुछ और भी सेंसर, जैसे आप कहते हैं कि बच्चों, अगर छोटा बच्चा उसको पैम्पर में सेंसर आप एडजस्ट कर देते हैं, या कुछ अलार्म वाली जो टेक्निक्स हैं। लेकिन यानी हो प्रैक्टिकली ये चीज़ें यहाँ पे इतना मुमकिन नहीं है। इसमें टेक होम मैसेज ये है कि बेड वेटिंग के दौरान बच्चे को एम्बैरेस नहीं करें, आप उसको डांट डपट नहीं करें, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस है तो ये सेटल हो जाती है। और सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस के लिए डेफिनेटली आपने अपने डॉक्टर को चेक कराना है, और वो इस चीज़ को रूल आउट करेगा कि अंडरलाइन कोई कॉज है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।